अम, मान लीजिए कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस्ड मशीन किसी को मिल जाए। एक ऐसी मशीन जिसकी प्रोसेसिंग पावर और क्षमता का कोई अंत ही नहीं है, पर उस डब्बे के अंदर ना एक बहुत बड़ी कमी है। उसमें कोई यूजर मैनुअल नहीं मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। इंसान उसमें बस अलग अलग बटन्स दबाता रहता है। कभी वो ठीक चलती है, पर अक्सर वो ओवरहीट हो जाती है या क्रैश हो जाती है और लगातार एरर मैसेजेस देती रहती है। और उस फ्रस्ट्रेशन में लगने लगता है कि शायद इस मशीन का हार्डवेयर ही खराब है या फिर इसका डिजाइन ही गलत बनाया गया है। राइट। जबकि असल समस्या उस हार्डवेयर की नहीं होती, बल्कि उसको ऑपरेट करने का सही तरीका, यानी उसका सॉफ्टवेयर समझना आना है। और जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं वो कोई कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है, हमारा ह्यूमन माइंड। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मकसद इसी माइंड को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, द पाथ ऑफ द अवेकेंड, वो एक ऐसी शख्सियत पर आधारित है जिन्होंने आज से करीब 2500 साल पहले इस इंसानी दिमाग रूपी मशीन को ठीक से चलाने का पहला और सबसे परफेक्ट यूजर मैनुअल दुनिया के सामने रखा था। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतमा की। जिन्हें आगे चलकर हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। हाँ, पर देखिए, इस चर्चा का मकसद कोई ऐतिहासिक कथा सुनाना या धार्मिक प्रवचन देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विश्लेषण के जरिए हम उस दुर्लभ ज्ञान को निकालेंगे जो बताता है कि कैसे एक राजकुमार, जो पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल और कंट्रोल दुनिया में कैद था, वो आगे चलकर दुनिया का पहला बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन गया। मतलब एक तरह से उन्होंने ह्यूमन माइंड को रिवर्स इंजीनियर किया। एग्जैक्टली। ये ब्लूप्रिंट मेंटल हेल्थ, मॉडर्न साइंस और इंसानी विकास का एक ऐसी नींव है जिसे समझना आज के इस स्ट्रेस से भरे हाइपर कनेक्टेड दौर में एक लग्जरी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत बन चुका है। तो इस कहानी की शुरुआत उस आर्टिफिशियल दुनिया से करते हैं जहां दिमाग को रियलिटी से पूरी तरह काट दिया गया था। हाँ, लुम्बिनी की कहानी। राइट। 563 बीसीई में लुम्बिनी के शाक्य क्लैन में राजा सुद्धोदना और रानी माया के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म होता है। सोर्सेस बताते हैं कि जन्म के वक्त सेज असीता ने एक भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को छोड़कर एक महान स्पिरिचुअल लीडर बनेगा। सही बात है। अब एक पिता और उस पर से एक राजा इस दूसरी संभावना से पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तय किया कि इस बच्चे के दिमाग तक दुख, तकलीफ या निराशा का एक छोटा सा विचार भी नहीं पहुंचना चाहिए। इन सोर्सेज में जिक्र है कि राजा ने 3 अलग-अलग मौसम के लिए 3 अलग महल बनवा दिए थे। उस व्यवस्था को एक सोने का पिंजरा कहना गलत नहीं होगा। हाँ, एक गोल्डन केज। राजा ने एक पूरी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट तैयार किया था। वहां किसी भी बीमार इंसान, किसी बूढ़े व्यक्ति या मौत के जिक्र पर पूरी तरह पाबंदी थी। मतलब डेथ वर्ड भी यूज नहीं कर सकते थे वहां। बिल्कुल नहीं। उनका लॉजिक बड़ा सीधा था कि अगर दिमाग में दुख का डेटा जाएगा ही नहीं, तो वहां से संन्यास लेने का आउटपुट कभी निकलेगा ही नहीं। उन्हें लगा कि रियलिटी को ब्लॉक करके वो अपने बेटे के माइंड को हैक कर लेंगे। इससे सुनकर तुरंत आज के हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या फिर उन सोशल मीडिया फिल्टर्स की याद आती है, जहां हम हर चीज को परफेक्ट दिखाने की और नेगेटिव चीजों को जबरदस्ती छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है। पर इस तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर किसी ह्यूमन माइंड को जबरदस्ती सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाई जाए और सच्चाई को आर्टिफिशियली फिल्टर कर दिया जाए, तो क्या उससे सच्ची खुशी मिल सकती है, या फिर ये दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब सेट करने जैसा है जिसका फटना सिर्फ वक्त की बात है? सोर्स मटेरियल को पढ़ें तो साफ दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब ही था, क्योंकि जब दिमाग को रियलिटी के अगेंस्ट आर्टिफिशियली शील्ड किया जाता है तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जैसे बॉडी की इम्यूनिटी होती है, वैसी माइंड की भी। सही कहा। दुख से अनजान रखने का नतीजा ये हुआ कि सिद्धार्थ का दिमाग जिंदगी के इनएविटेबल शॉक्स को प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब वो एक दिन अपने सारथी चन्ना के साथ महल के बाहर निकले तो वो बॉम्ब फट गया। उन्होंने उन मशहूर 4 दृश्य यानी द 4 साइट्स को देखा है ना? हाँ, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत सन्यासी। एक आम इंसान के लिए ये रोजमर्रा की बातें हैं, पर उनके अनएक्सपोज्ड माइंड के लिए ये किसी भूकंप से कम नहीं था। क्योंकि उनके सिस्टम में अचानक से ये डेटा फीड हुआ कि इंसान की बॉडी डिग्रेड होती है और बीमार पड़ती है, और आखिर में मौत
एक ऐसी सच्चाई है जिससे महल की दीवारें भी नहीं बचा सकती। ये तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल लगता है। उनके दिमाग ने पहली बार अनित्य यानी इम्परमानेंस के कॉन्सेप्ट को प्रोसेस किया। अनित्य। हाँ, अनित्य। उन्हें रियलिटी हिट कर गई कि जो भौतिक संपत्ति, यूथ और ताकत उनके पास है, वो सब टेम्परेरी है। जब दिमाग का इल्यूजन इतनी बुरी तरह से टूटता है ना, तो इंसान अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने लगता है। राइट। इन 4 दृश्यों ने उनके पूरे बिलीफ सिस्टम को जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया। और इस टूटे हुए बिलीफ सिस्टम ने उन्हें इस हद तक बेचैन कर दिया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदलने का कदम उठाया। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुला को महल में ही छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा स्टेप था वो, है ना? और सोर्सेज में छोटी सी डिटेल बड़ी दिलचस्प है कि राहुला शब्द का मतलब ही बंधन या चेन होता है। सही बात है। यानी उस मेंटल स्टेट में उन्हें सबसे करीबी रिश्ते भी आगे बढ़ने से रोकने वाली जंजीरें लगने लगे थे। पर उसके बाद की घटनाएं काफी अजीब हैं। ऐसा लगता है कि महल के लग्जरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को सजा देने का रास्ता चुन लिया। अलारा कलामा और उद्धका रामपुत्र जैसे गुरुओं से सीखने के बाद भी जब उन्हें वो आंसर्स नहीं मिले, तो उन्होंने उस दौर के सबसे एक्सट्रीम संन्यास का रास्ता चुना। उस समय के कुछ फिलोसोफर्स का ये मानना था कि फिजिकल बॉडी दिमाग की दुश्मन है। अच्छा, मतलब बॉडी और माइंड आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, उनको लगता था कि अगर आप बॉडी को टॉर्चर करेंगे, उसे भूखा रखेंगे, तभी कॉन्शियसनेस आजाद हो पाएगी। सिद्धार्था ने महीनों तक एक्सट्रीम फास्टिंग की। सोर्सेज बताते हैं कि उनकी हड्डियां स्किन के बाहर से दिखने लगी थीं और वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। ये इंसानी फितरत का एक अजीब पैटर्न है ना, हम हमेशा एक्सट्रीम्स में भागते हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न हसल कल्चर को ही देख लीजिए। हाँ, जहाँ स्लीप डिप्रिवेशन को एक बैज ऑफ ऑनर माना जाता है। वही ना, हमें लगता है कि खुद को जितना टॉर्चर करेंगे रिजल्ट्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। पहले 30 साल तक पूरी तरह लग्जरी और कंफर्ट में रहना और फिर अचानक दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाना, जहां खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। ऐसा क्यों होता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ब्लाइंड स्पॉट है। दिमाग सोचता है कि अगर मुझे एक एक्सट्रीम यानी कंफर्ट में शांति नहीं मिली, तो पक्का इसका आंसर बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम में होगा, टॉर्चर में होगा। पर सिद्धार्थ की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू यही थी कि उन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक किया। ध्यान करते हुए एक दिन जब वो बेहोश होने की हालत में थे, तब सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें दूध और चावल की खीर ऑफर की। उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया, जिसके बाद उनके साथी सन्यासियों को लगा कि इनका तप टूट गया है और इन्होंने हार मान ली है। हाँ, उनके साथियों को वही लगा था। पर उस भोजन से जब उनके शरीर में ग्लूकोज गया, ब्रेन को एनर्जी मिली, तो एक नया रियलाइजेशन हुआ, जिसे मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग कहा गया। मिडिल पाथ। दिमाग को क्लियर सोचने के लिए एक हेल्दी फिजिकल बेस की जरूरत होती है। अगर एक गाड़ी का इंजन ऑयल ही सूख गया है, तो आप उसको कितना भी एक्सेलरेट कर लें, वो आगे नहीं बढ़ेगी। सही एग्जाम्पल है। उन्हें समझ आ गया था कि ट्रू क्लैरिटी के लिए बैलेंस चाहिए, ना ही एंडलेस लग्जरी और ना ही माइंडलेस टॉर्चर। ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बैलेंस ही उनके आगे के दर्शन की नींव बना। तो एक नरिश्ड बॉडी और बैलेंस्ड माइंड के साथ ही वो उस फेमस रात तक पहुंच पाए जिसका जिक्र हर जगह होता है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। इन सोर्सेज में लिखा है कि उस रात उनका सामना मारा नामक एक शक्ति से हुआ, जिसने उन्हें ध्यान से भटकाने की पूरी कोशिश की। हाँ, मारा का किस्सा। अब अगर इन सोर्सेज को सरफेस लेवल पर पढ़ें तो लगता है जैसे किसी सुपरनैचुरल शक्ति से उनकी लड़ाई हुई थी, पर इसका साइकोलॉजिकल एंगल कुछ और ही लगता है मुझे। बिल्कुल, मारा कोई मिथोलॉजी का राक्षस नहीं है। मारा उस रेजिस्टेंस का सिंबल है जो हमारे ही दिमाग के अंदर बैठा होता है। जब भी दिमाग किसी पुराने पैटर्न को तोड़कर एक नए लेवल पर जाने की कोशिश करता है, तो एमिगडाला फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। मतलब हमारा दिमाग खुद ही हमें रोकता है। हाँ, पुरानी आदतें, अहंकार, डर और डाउट एक आखिरी झटका देते हैं। मेरा वही इंटरनल मेंटल ऑब्स्टिकल है। सिद्धार्थ ने उस रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व किया और भूमि स्पर्श मुद्रा यानी धरती को छूते हुए अपनी ग्राउंडेडनेस और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाया। वाओ! उस रात के 3 अलग-अलग फेजेस में उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से डिकोड कर लिया, जिसके नतीजे में 4 आर्य सत्य यानी 4 नोबल ट्रूथ्स की खोज हुई। ये 4 आर्य सत्य दिमाग के उस यूजर मैनुअल का पहला चैप्टर है। पहला सत्य है दुखा, कि दुख और डिससैटिस्फैक्शन ह्यूमन कंडीशन का एक डिफॉल्ट फीचर है। हाँ, डिफॉल्ट फीचर। दूसरा है समुदाया, कि इस दुख का रूट कॉज तृष्णा यानी लगातार किसी चीज की डिजायर करना है,
तीसरा, निरोधा, यानी इस साइकिल को रोककर निर्वाणा पाना पॉसिबल है। और चौथा, मग्घा, वो रास्ता जिस पर चलकर इस लूप से बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर यहाँ ना एक उलझन होती है। अगर दुख का कारण तृष्णा या डिजायर है, तो क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की इच्छा करना या एक अच्छी लाइफ की आकांक्षा रखना दुख का कारण है? क्या इस फ्रेमवर्क का मतलब है कि इंसान अपने सारे एम्बिशंस छोड़ दे और बस एक पत्थर की तरह ठंडा हो जाए? असल में यही पर इस दर्शन को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अगर सोर्स मटेरियल को गहराई से देखें तो प्रॉब्लम डिजायर या बेसिक ह्यूमन एम्बिशन से नहीं है। प्रॉब्लम उस साइकिल से है जिसे उपादाना कहा गया है। उपादाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज से पूरी तरह चिपक जाना या अटैच हो जाना। दिमाग के अंदर डोपामीन लूप्स इस तरह काम करते हैं कि हम लक्ष्य से ज्यादा उसकी क्रेविंग के गुलाम हो जाते हैं। तो इसका मतलब एम्बिशन और ऑब्सेशन के बीच का जो फर्क है वो दुख तय करता है। एग्जैक्टली। एक गोल के लिए मेहनत करना नेचुरल और जरूरी है, पर उस रिजल्ट के साथ इस कदर अटैच हो जाना कि अगर मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला या वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, ये उपादाना है। रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। हाँ, रिजल्ट को आइडेंटिटी बना लेना ही दुख का कारण है। ये फ्रेमवर्क एम्बिशन खत्म करने को नहीं कहता, बल्कि उस एम्बिशन के फेलियर से आने वाले इमोशनल क्रैश से बचने का साइकोलॉजिकल आर्मर देता है। तो आखिर इस डोपामीन लूप और अटैचमेंट की साइकिल से फिजिकली और मेंटली बाहर निकला कैसे जाए? यहाँ एंट्री होती है अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ के। हाँ, 8 फोल्ड पाथ। सोर्सेज इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिकल कंडक्ट और समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। इनमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन शामिल है। और इस लिस्ट को पढ़ते ही एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। ये कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं, बल्कि डायरेक्टली एक कॉग्निटिव बिहेवियरल ब्लूप्रिंट है। ये पूरा फ्रेमवर्क इस बेस पर काम करता है कि इंसान का हर एक छोटा एक्शन उसके दिमाग की वायरिंग को चेंज करता है, जिसे आज की न्यूरोसाइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। जैसा कि आपने राइट स्पीच या राइट एक्शन का जिक्र किया। राइट। जब सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है तो दिमाग का डिफॉल्ट रिएक्शन गुस्सा और इंस्टेंट रिप्लाई करने का होता है। ये एमिगडाला हाईजैक है। पर जब राइट एक्शन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है तो इंसान रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लेता है, वो थोड़ा ठहर जाता है। हाँ, और वो पॉज उस डिफॉल्ट न्यूरल पाथवे को कमजोर करता है और एक नए और काम रिस्पॉन्स के पाथवे को मजबूत करता है। यानी हम अपने दिमाग को हर दिन की छोटी छोटी चॉइसेस से फिजिकली रीवायर कर रहे होते हैं। अगर लगातार गुस्से में रिएक्ट करेंगे तो दिमाग गुस्से को डिफॉल्ट हैबिट बना लेगा। इस यूजर मैनुअल की एक बहुत पावरफुल लाइन सोर्सेज में बार बार रिफ्लेक्ट होती है कि होल्ड लाइटली नॉट टाइटली। किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ने की कोशिश मत करो। सही बात है। क्योंकि जब हम रिश्तों को, पैसों को या इमेज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो डर पैदा होता है, खोने का डर। जब दिमाग इस सच्चाई को अपना लेता है कि सब कुछ अनित्य है, टेम्पररी है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। हम चीजों को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हैं बिना उनको कंट्रोल करने के ऑब्सेशन के। अब ये दिमाग को रीवायर करने का टूल किट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर रुकता नहीं है। जब एक व्यक्ति इस तरह सोचने लगता है तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ना लाजमी था। और वही हुआ। उस वक्त के समाज में वर्णा सिस्टम अपने चरम पर था, जहां ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यज और शूद्र थे। एक इंसान की वैल्यू और उसका आगे का रास्ता उसके जन्म के वक्त ही तय कर दिया जाता था। पर जब सब कुछ अनित्य है तो ये सिस्टम कैसे ठहर सकता था? बुद्धा ने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों और अपनी इनर स्टेट से महान होता है। उन्होंने संघा बनाया, जो एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां राजा और गुलाम दोनों बराबर थे और महिलाओं को भी ध्यान और ज्ञान का बराबर हक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन था। बिल्कुल। पर इन सोर्सेज में एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है, अनात्ता का सिद्धांत। ये समझने में सबसे बड़ा चैलेंजिंग हिस्सा लगता है। अनात्ता यानी नो परमानेंट सोल। उस वक्त ये माना जाता था कि हर इंसान के अंदर एक फिक्स्ड परमानेंट आत्मा होती है जो मौत के बाद एज इट इज दूसरी जगह चली जाती है। पर अनात्ता कहता है कि जिसे हम मैं या सेल्फ कहते हैं वो बस एक इल्यूजन है। इल्यूजन्स कैसे? हमारे इमोशंस, थॉट्स, सेल्फ स्ट्रक्चर्स, सब कुछ हर सेकंड बदल रहा है।
ऐसा कोई स्टैटिक में है ही नहीं जो कल था और आज भी वही है। अहंकार या ईगो तभी बनता है जब इस बदलते हुए फ्लो को हम एक परमानेंट एंटिटी मान लेते हैं। पर एक लॉजिकल डाउट यहाँ उठना लाजमी है। अगर कोई फिक्स्ड सोल या आत्मा है ही नहीं, जैसा अनात्ता में समझाया गया है, तो फिर रीबर्थ या पुनर्जन्म किसका होता है? कर्मों का फल किसको मिलता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रैवल क्या करता है? ये सवाल अक्सर लोगों को उलझा देता है। इसे समझने के लिए सोर्सेज में वेव और कैंडल की एनालॉजी दी गई है। अगर एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए, अच्छा, तो दूसरी फ्लेम पहली वाली सेम फ्लेम नहीं है, पर वो उससे अलग भी नहीं है। एक फ्लो ऑफ एनर्जी आगे बढ़ी है। इसको आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक नया फोन खरीदा और पुराने फोन का डेटा उसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पुराना फोन यानी फिजिकल बॉडी अब किसी काम का नहीं है, पर हैबिट्स, उस फोन का एल्गोरिदम और डेटा नई डिवाइस में वैसा का वैसा आगे बढ़ रहा है। मतलब हार्डवेयर बदल गया पर सॉफ्टवेयर का मोमेंटम वही है। बिल्कुल यही बात है। मौत और नया जन्म इस डेटा ट्रांसफर की तरह है। कोई फिक्स्ड फिजिकल डब्बा ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि कर्मों और डिजायर्स का जो मोमेंटम है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो एक नए फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर होती है। माइग्रेशन का मेटाफर पूरी थ्योरी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ये कर्मा को किसी पनिशमेंट या रिवॉर्ड की तरह नहीं, बल्कि प्योर कॉज एंड इफेक्ट फिजिक्स की तरह समझाता है। और यही वजह है कि जब मॉडर्न साइकोलॉजीज एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ती है तो उन्हें अपना ही डिसिप्लिन एक नए रूप में दिखता है। हाँ, मॉडर्न साइकोलॉजी इससे बहुत रिलेट करती है। आज की दुनिया जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहती है, उसका फाउंडेशनल रूल यही है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके अगर मॉडिफाई किया जाए तो इंसान का बिहेवियर और इमोशनल स्टेट बदल जाएगा। अष्टांगिक मार्ग इसका 2500 साल पुराना वर्जन है। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी के पास ब्रेन स्कैनर्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, पर बुद्धा ने बिना किसी लैब के इसको कॉन्शियसनेस की डीप ऑब्जर्वेशन से मैप कर लिया था। आजकल साइकोलॉजी हेडोनिक ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करती है। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या है? हम एक चीज हासिल करते हैं, दिमाग को डोपामिन का एक हिट मिलता है और कुछ ही दिनों में उस खुशी की आदत पड़ जाती है। फिर दिमाग एक नई और बड़ी चीज की डिमांड करता है। एक साइकिल चल पड़ती है जहां हम भाग तो लगातार रहें, पर खुशी के लेवल पर वहीं खड़े हैं। यही तो तृष्णा और दुख का ब्लूप्रिंट है। बुद्धा का फ्रेमवर्क उस ट्रेडमिल का स्विच ऑफ करने का प्रैक्टिकल तरीका है। पर आजकल हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर में माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है। एप्स आ गई हैं, सब्सक्रिप्शंस बिक रही हैं। लोग 10 मिनट मेडिटेशन करके फिर से उसी टॉक्सिक रैट रेस में वापस दौड़ने लगते हैं। तो क्या हमने इस डीप फिलॉसफी को भी एक कमर्शियल बैंडेड बना दिया है? ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी आयरनी है। माइंडफुलनेस को सिर्फ एक कंसंट्रेशन बढ़ाने वाले टूल की तरह बेचा जा रहा है, ताकि लोग कॉर्पोरेट सेटअप में बिना बर्नआउट हुए ज्यादा देर तक काम कर सकें। पर अष्टांगिक मार्ग में माइंडफुलनेस, जिसे प्रज्ञा या समाधि कहते हैं, वो कभी भी एथिकल कंडक्ट यानी शील के बिना प्रैक्टिस नहीं की जाती। मतलब एथिक्स के बिना माइंडफुलनेस आधी अधूरी है। बिल्कुल, बिना एथिक्स और विदाउट राइट इंटेंशन के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बिल्कुल वैसा है जैसे एक बहुत पावर इंजन वाली गाड़ी जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। वो आपको आगे तो जरूर ले जाएगी, आपका फोकस बढ़ाएगी, पर आप किसी ना किसी दीवार से जरूर टकराएंगे। सच्चा इम्पैक्ट तभी आता है जब माइंड की अवेयरनेस के साथ साथ एक्शंस में कंपैशन और एथिकल क्लैरिटी भी हो। तो इस गहरे विश्लेषण को समराइज किया जाए तो तस्वीर साफ होती है कि इंसानी दिमाग कोई फ्लॉ रिडन हार्डवेयर नहीं है। जरूरत सिर्फ उस ऑटोमेटिक रिएक्टिव सॉफ्टवेयर को एक कॉन्शियस माइंडफुल सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करने की है। एक राजकुमार ने सोने के पिंजरे से बाहर निकलकर जो यूजर मैनुअल लिखा, वो आज की हाइपर एंग्शियस, बर्नआउट और डोपामीन एडिक्टेड दुनिया के लिए किसी एंटीवायरस की तरह काम कर सकता है। सही कहा आपने। दुख, तृष्णा और अष्टांगिक मार्ग का ये फ्रेमवर्क बताता है कि प्रॉब्लम बाहरी दुनिया की केओटिक सिचुएशंस में उतनी नहीं है जितनी उस केओटिक दुनिया के प्रति हमारे अनकॉन्शियस रिएक्शंस में है। अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो सफरिंग को पीस में बदला जा सकता है। एक ऐसी सदी में जिंदा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो इंसानी दिमाग की हर छोटी से छोटी तृष्णा या डिजायर को पहचान लें और उसको फील करके हमें प्लेटफॉर्म पर अटैच रख सकें, यानी उपादाना क्रिएट कर सकें। एग्जैक्टली। ऐसे में एक सवाल उठता है
क्या आने वाले वक्त में ये AI और एल्गोरिदम्स हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मारा बनकर उभरेंगे, या फिर यही हाइपर कनेक्टेड डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया उस माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के लिए एक अल्टीमेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगी? इस यूजर मैनुअल का असल टेस्ट शायद अभी शुरू होना बाकी है। इस पर विचार जरूर होना चाहिए।